ये आपकी बुक अधिकोषण तत्व 12th क्लास मित्तल एवं गुप्ता। इसमें आपको बताना है बैंकों के प्रकार। ये आपका दिया है बैंकों के प्रकार। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक, कॉमर्शियल बैंक, ये इसमें अगर आप वाणिज्य बैंक देखें तो इसमें आपके पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक, फॉरेन बैंक और रीजनल रूरल बैंक, ये सारे बैंक आपके कॉमर्शियल बैंक में आ जाते हैं, जो बिजनेस करने के उद्देश्य से ही बनाई गई हैं। और अगर आप देखें तो वाणिज्य बैंक का प्रमुख कार्य क्या होता है कि ये सामान्य बैंकिंग के कार्य करते हैं और तथा व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। सामान्यतः अगर आप देखें तो ये बैंक संयुक्त स्कंद बैंक होते हैं, क्योंकि ये अंशों के माध्यम से भी स्थापित किए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है? धन प्राप्त करना, उधार देना। इन बैंकों के कुछ और भी कार्य होते हैं। पहला आपका होता है साख पत्रों का निर्गमन करना। साख पत्र क्या होते हैं? जैसे आपके डिमांड ड्राफ्ट है और आपका चेक है, हुंडिया वगैरह चेक है, साख प्रमाण पत्र है, ऋण स्वीकृति पत्र है, तो ये साख पत्रों का निर्गमन भी करते हैं। चेक, हुंडी व बिलों आदि को ये भुनाते भी हैं। साथ ही साथ मूल्यवान वस्तुओं का संरक्षण भी करते हैं, यानी कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या गोल्ड वगैरह है और आपके जो भी हीरे जवाहरात आभूषण वगैरह है तो वो आप बैंक के लॉकर में रख सकते हैं। ये भी आपको सुविधा प्रोवाइड कराते हैं। इसके अतिरिक्त ये बैंक कुछ अन्य कार्य भी करते हैं, जैसे यात्री चेकों का निर्गमन। ये यात्री चेकों का निर्गमन भी करते हैं, जो अगर आप विदेश में जा रहे हैं तो उसके लिए भी ये यात्री चेक निर्गमित करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। ग्राहकों के धन का संग्रह, जो भी पैसा कस्टमर का होता है, जिनका अकाउंट बैंक में ओपन होता है, तो जो भी चेक वगैरह होते हैं, हुंडी वगैरह, बिल वगैरह होते हैं, उनको सबको कलेक्ट करके ग्राहक के खाते में जमा कराने का कार्य बैंक करते हैं। अंशों का क्रय विक्रय और धन का स्थानांतरण भी बैंक करते हैं। ये तो आपका हो गया है वाणिज्यिक बैंक। अगला आपका है औद्योगिक बैंक। नाम भी लग रहा है औद्योगिक बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक। तो उद्योगों की मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औद्योगिक बैंक की स्थापना की गई। इसका मतलब ये हुआ कि कर्जा जो भी, अगर आप कोई भी जो संस्था होती है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां आपकी होती हैं, जो उपक्रम चलाती हैं, तो उद्यमी क्या करते हैं, वो इस औद्योगिक बैंक से मध्यमकालीन और दीर्घकालीन की तीन साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल की 10-12 साल तक की जो भी इनको लोन लेना है तो इस बैंक से ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये बैंक क्या करती हैं कि दीर्घकालीन निक्षेप, यानी कि ये जो बैंक आपकी औद्योगिक बैंक होती है, ये दीर्घकालीन जमाएं स्वीकार भी करती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो औद्योगिक उपक्रमों की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना, जो भी आपके उपक्रम होते हैं, जो उपक्रम चलाए जाते हैं, उनको ये धन की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनको जो है वित्तीय, यानी कि उनको धन प्रोवाइड कराते हैं, उनकी जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको धन दिया जाता है कर्जे के रूप में। और कुछ अन्य कार्य जैसे औद्योगिक उपक्रमों के अंशों तथा ऋण पत्रों के विक्रय में सहायता करना। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बड़े बड़े जो आपके औद्योगिक उपक्रम होते हैं, जब उनको पैसों की जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो अंश और ऋण पत्रों के माध्यम से जब पैसा कलेक्ट करते हैं जनता से, तो ये बैंक जो है इनकी सहायता करता है। अभिगोपन का कार्य भी ये बैंक करता है। विनियोग संबंधी समस्याओं का समाधान, ये बैंक आपको सलाह देती कि आपको किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है, इसके लिए आपको ये समस्याओं का समाधान भी ये बैंक करती है। अगला आपका है विदेशी विनिमय बैंक। तो विदेशी विनिमय बैंक, जैसे आपको लग रहा है कि इस बैंक में क्या होता है कि विदेशी मुद्रा का लेन देन
विदेशी व्यापार हेतु वित्तीय साधनों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं विनिमय बैंक कहलाती है। इसका मतलब यह हुआ, ये जो बैंक आपकी होती है, अगर हम आपको अपने शब्द में बताएं तो ये बैंक जो आपकी होती है विदेशी मुद्रा का देशी मुद्रा में विनिमय करती है और विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी किया जाता है। ये बैंक खासकर अगर आप देखें तो सोना चांदी का क्रय विक्रय भी करता है और विदेशी व्यापार के लिए वित्त उपलब्ध कराता है। इस बैंक की शाखाएं आपको प्रत्येक देश में मिलेंगे और यहाँ तक कि ये जो बैंक आपकी होती है मुद्रा प्रेषण का कार्य भी करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको धन अपना भिजवाना है तो ये धन आपको दूसरे देश में भिजवाने का कार्य भी यही बैंक करती है और विदेशी बिलों को स्वीकार करते हैं। और ये बैंक जो आपकी होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियंत्रण में रहती है। अगर आपको डॉलर चाहिए तो आप अपने इंडिया की मुद्रा को आप डॉलर में बदलकर आप उस धन को प्राप्त कर सकते हैं। इसका कार्य यही होता है। अगला कार्य होता है कृषि बैंक। कृषि बैंक आपको नाम से लग रहा होगा कि कृषि की वित्तीय आवश्यकताएं उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं से सर्वथा भिन्न, मतलब ये जो बैंक आपकी होती है केवल किसानों के लिए खासकर बनाई गई है, उद्योगों के लिए नहीं बनाई गई है। कृषक को अल्पकालीन, मध्यमकालीन, दीर्घकालीन 3 प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। यानी कि जो भी किसान होते हैं उनको 1 साल से लेकर 1 दिन से लेकर 1 वर्ष तक और 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक और 5 वर्ष से ऊपर, इन तीनों प्रकार से जो है इनको ये कृषि बैंक ऋण की आवश्यकता पूरी करती है। कृषि व्यवसाय की अनिश्चितता एवं अपनी व्यापक निर्धनता के कारण ये जो किसान होते हैं बगैर कोई जमानत के भी इनको कर्जा आसानी से मिल जाता है और इनके ब्याज की दर बहुत ही कम होती है। अगला आपका और ये कृषि बैंक आपके सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, तो इनके सहयोग से ये कार्य करती। सहकारी बैंक नाम से लग रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग जो होते हैं बैंक का निर्माण करते हैं और लोगों को और किसानों को जो है कर्जा देते हैं उनकी आवश्यकताओं के लिए। अगला आपका है भूमि विकास। भूमि को बंधक रखकर उनको दीर्घकालीन कर्जा प्रोवाइड कराया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो आपकी होती है इसमें भारत सरकार का 50%, स्टेट गवर्नमेंट का भारत सरकार का 50%, राज्य सरकार का 15% और 35% जो भी आपकी राष्ट्रीयकृत बैंक होती है उनके सहयोग से बैंक बनाई जाती है। ये भी किसानों को जो है कर्जा देती है फसल के लिए, बीज के लिए, खाद बीज के लिए, ट्राली, मतलब सभी प्रकार से, पशुपालन के लिए हर प्रकार से कर्जा देती है। ये जो बैंक आपकी होती है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, इसका भी वही कार्य होता है। अगला आपका होता है बचत बैंक। तो बचत बैंक जो आपकी होती है इस प्रकार का जो अन्य बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, इसका मतलब ये बेटा होता है, इसको हम अपनी भाषा में बताएंगे। ये जो आपकी बैंक होती है ये किसानों, छोटे व मध्यम व्यापारियों, कर्मचारियों, पेंशन भोगियों, छात्रों जो कम आय वाले होते हैं उनके लिए ये अकाउंट खुलवाया जाता है, ये बचत बैंक। और ये संयुक्त खाता भी इसमें आप खोल सकते हैं, 1 से 2 नाम 3 नाम के आधार पर इसमें आप खाता खुलवा सकते हैं। ये सब प्रकार के लोगों के लिए खाता खुलवा जाता है। जो यहाँ तक कि जो छोटे व्यापारी और जो मध्यम होते हैं वो भी इसमें अपना अकाउंट खुलवाते हैं। बचत क्या होता है, सेविंग अकाउंट में जो है आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे बचत बैंक में। अगला आपका होता है देशी बैंकर। देशी बैंकर आपको नाम से लग रहा है कि देशी बैंकर में महाजन, साहूकार, सर्राफा, खत्री, बनिया जो आपके होते हैं ये आपको कर्जा देते हैं। इनकी ब्याज की दर बहुत ज़्यादा होती है और ये आपको जमानत के आधार पर या बगैर जमानत के भी आप कोई कर्जा दे सकते हैं। केंद्रीय बैंक क्या होती है कि केंद्रीय बैंक, इसको मैं बेटा अपनी भाषा में बताऊंगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो केंद्रीय बैंक आपकी जो होती है यह सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि। केंद्रीय बैंक की अगर आप देखें स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी इसकी केंद्रीय बैंक की स्थापना, और 11 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण करके ये सरकारी कंट्रोल में आ गया। और ये जो आपकी बैंक होती है केंद्रीय बैंक, ये सरकार का वित्तीय प्रतिनिधि, परामर्शदाता और बैंकर होता है। और वर्तमान में अगर आप देखें तो केंद्रीय बैंक
सरकारी स्वामित्व में है। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, ये बैंकों का बैंक होता है और सरकार की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही की जाती हैं और इसको विशेष शक्तियाँ दी गई हैं जो किसी अन्य बैंक को नहीं दी गई है। केंद्रीय बैंक में जनता से प्रत्यक्ष व्यवहार नहीं होता है और जो बैंक आपकी होती हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होती है, वो भी अपना केंद्रीय बैंक में अकाउंट खुलवाती हैं। और केंद्रीय बैंक अगर आप देखें तो ये सरकार का बैंकर होता है, बैंकों का बैंक होता है। तो केंद्रीय बैंक अगर आप देखें तो ये तीन तरीके से पैसे कमाता है। सबसे पहला इसका कार्य होता है खुले बाज़ार से सरकारी बॉन्ड खरीदना है। जब खुले बाज़ार से ओपन मार्केट से जब ये बॉन्ड खरीदती है तो पैसा हमारा अर्थव्यवस्था में पहुंच जाता है। और साथ ही साथ नंबर 2 पे आपका आता है सरकार और बैंक आरबीआई से उधार लेती हैं। सरकार आपकी जो भारत सरकार है और जो आपकी जितनी बैंक होती है वो आरबीआई से उधार कर्जा लेती हैं और आरबीआई या केंद्रीय बैंक उनसे फीस लेती है और यह उनकी आमदनी होती है। तीसरा आपका होता है आरबीआई विदेशी करेंसी रखता है, उसको एक्सचेंज करता है, उसके बदले में उसे कमीशन प्राप्त होता है। और ये तो बड़ा आपके 3 कार्य होते हैं जिनसे केंद्रीय बैंक भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमाता है। तो ये तो आपका हो गया है केंद्रीय बैंक। डाकघर बचत बैंक भारत तथा कुछ अन्य देशों में डाकघर भी बैंकों की भांति जनता के अल्प बचतों को जमा करते हैं और उन पर ब्याज देते हैं। ये ऋण प्रदान नहीं करते हैं क्योंकि इनमें जमा राशि का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ये अगर आप चाहें तो डाकखाने में 50 रुपये या 100 रुपये से आप अपना अकाउंट खुलवा के आप इसमें पैसा जमा कर सकते हैं। इस पर ब्याज वाणिज्यिक बैंकों की अपेक्षा थोड़ा ज़्यादा होता है और ये बैंक आपको ऋण नहीं देंगे लेकिन आपको पैसा आपका बैंक में ये डाकघर बचत बैंक में जमा कर लेंगे। अगला आपका है विनियोग बैंक। विनियोग बैंक क्या होता है? अगर आप विनियोग बैंक देखें तो अगर कुछ ऐसी संस्थाएं स्थापित कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो आपको ज़्यादा लाभ प्रदान करती हैं, जहाँ पर आप पैसा लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे भारत के जीवन बीमा निगम में पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट इंडिया में या म्यूचुअल फंड में, स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं किसी अच्छी कंपनी में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा। तो उसको हम बोलेंगे विनियोग बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक। राष्ट्रीय आवास बैंक यह भारत का सर्वोच्च आवास वित्तीय संस्थान आवास जो भी होते हैं घर बिल्डिंग वगैरह वहाँ पर ये बैंक उसके लिए स्थापित की गई है। और इस बैंक का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि क्षेत्रीय तथा स्थानीय स्तरों पर आवास वित्तीय संस्थाओं का प्रवर्तन तथा उसकी स्थापना करना। ये जो आपकी बैंक होती है नाम है नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक ये जो भी आपको आवास के लिए अगर आपको कर्जा लेना है तो आप इस बैंक से कर्जा ले सकते हैं। घर के लिए, बिल्डिंग के लिए, मॉल के लिए, होटल के लिए तो आपको इस बैंक से जो है कर्जा मिल जाएगा। और ये कार्य अनुसूचित बैंक और आवास वित्तीय संस्थाओं को वित्तीय तथा अन्य सहायता प्रदान करना है। 11 नंबर है निर्यात आयात बैंक। इस प्रकार के बैंक निर्यात आयात की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार भुगतान में आने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में सन 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका मेन मुद्दा क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वित्त सुविधाजनक बनाने, उसको बढ़ावा देने के लिए एक शीर्ष संस्था है। भारत से किए जाने वाले निर्यात के लिए ये ऋण उपलब्ध कराती है। भारत के विकास में बुनियादी ढांचागत में परियोजनाओं के लिए, उपकरणों के लिए, वस्तुओं सेवाओं के लिए, निर्यात के लिए ये सहायता बैंक उपलब्ध कराती है। निर्यात आयात बैंक। अगला आपका होता है अंतर्राष्ट्रीय बैंक।
अंतर्राष्ट्रीय बैंक वह बैंक होती है जिनका उद्देश्य संकट काल में सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी किसी देश में से कोई संकट काल आता है तो अंतर्राष्ट्रीय बैंक आपको बहुत ही कम ब्याज पर आपको कर्जा उपलब्ध कराती है, ताकि जो भी आपके वहाँ प्रॉब्लम, जो भी संकट आया है उसको आप तुरंत धीरे धीरे आप उसको ठीक कर सकें। जैसे अभी इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है तो इसमें एक बैंक आपकी है IMF, इसने 7,500 करोड़ रुपया हमारे भारत में दिया है संकट काल में। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक होती है इसमें तकरीबन 180 या 180 से ज़्यादा कुछ जो भी इसके मेंबर होते हैं, तो इस बैंक में हर साल कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ धनराशि इसमें देते हैं थोड़ी सी, ताकि ठीक है तो तब आप इसके मेंबर बन जाते हैं और जब भी कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है संकट काल में, ठीक है, तो ये आपकी सहायता देता है। साथ ही साथ ऋण की व्यवस्था करना, आप इस बैंक से कर्जा भी ले सकते हैं। जो भी बैंक आपकी होती हैं, कॉमर्शियल बैंक हो जाए तो किसी भी बैंक होती हैं तो वो इसे अंतर्राष्ट्रीय बैंक से कर्जा भी ले सकती हैं। और ऋणों के संबंध में गारंटी भी देना, ये बैंक जो होती है आपको गारंटी भी देती है कर्जे के लिए। विदेशी विनिमय दरों में स्थिरता बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन देना तथा सदस्य देशों के संतुलित आर्थिक विकास में सहयोग देना। तो इस बैंक का कार्य क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंक वह बैंक होती है जिनका उद्देश्य संकट काल में जो भी इसके सदस्य होते हैं उनको वित्तीय सहायता ये प्रदान करती है। तो इतना ही टॉपिक आपका है।